नमस्कार। चलिए आज मन सुंदर के ताजे एपिसोड की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक माँ का प्यार एक बहुत बड़े धोखे से टकराता है। सोचिए क्या होता है जब आस्था अंधविश्वास बन जाए और एक माँ को अपने ही बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। आइए पता करते हैं। तो कहानी हमें सीधा एक मंदिर में ले जाती है जहां जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। बस सीन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक माँ है रूही जो घबराहट में अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रही है और फिर वो उसे देख लेती है। पर ये कोई खुशी का पल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही है, छोड़ो हमारे दिव्य बच्चे को। एक पागल सी भीड़ ने एक छोटे से डरे सहमे बच्चे को घेरा हुआ है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई देवता है। रूही किसी तरह उस भीड़ को चीर कर आगे बढ़ती है और जो देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसका बेटा गर्मी में मालाओं से लदा हुआ है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और वो बच्चा बेचारा कितना डरा हुआ है। वो लोगों से मिन्नतें करती है, समझाने की कोशिश करती है कि ये आस्था नहीं, ये तो एक बच्चे पर जुल्म है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो कहती है ये तो बस एक बच्चा है। और भीड़ चिल्लाती है नहीं, ये दिव्य बच्चा है। वो कहती है आप लोग इसे तकलीफ दे रहे हैं, तो वो कहते हैं हम तो आशीर्वाद ले रहे हैं। उसकी हर कोशिश का जवाब गुस्से और इल्जामों से मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आस्था के नाम पर भीड़ पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि हालात अब हाथ से निकल जाएंगे, एक शांत लेकिन अधिकार भरी आवाज गूंजती है। एंट्री होती है भीड़ की आध्यात्मिक गुरु माँ धारा की। माँ धारा आते ही हिंसा को रोक देती है और सीधे रूही से बात करती है। वो पूछती है क्या तुम बच्चे की माँ से मिलना चाहती हो? और फिर एक पल की खामोशी के बाद वो एक ऐसा दावा करती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है हम हैं इस बच्चे की माँ। और इस एक लाइन के साथ भीड़ तो जैसे खुशी से पागल हो जाती है और रूही की दुनिया वहीं की वहीं बिखर जाती है। पर रूही इस धोखे के आर पार देख सकती है। इस शांत संत जैसी दिखने वाली माँ धारा के नकाब के पीछे उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। वो उसका असली नाम लेती है, अग्नि। हाँ, वही अग्नि जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई थी। अग्नि बहुत शातिर है। वो एक पल में पूरी कहानी पलट देती है। वो भीड़ से कहती है कि रूही तो बस एक भक्त है जो दिव्य बच्चे को देखकर भावनाओं में बह गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो भीड़ का फायदा उठाती है और बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। तो जहां एक तरफ रूही की दुनिया उजड़ रही है, कहानी एक बिल्कुल अलग हल्का फुल्का मोड़ लेती है। चलिए अब चलते पिंकू के स्वयंवर में। और हाँ, यहाँ दुल्हन का चुनाव कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पिंकू की मरी हुई प्रेमिका पलक की आत्मा वापस आ गई है और उसका मकसद है पिंकू के लिए एक सही लड़की ढूंढना। वो खुद हर उम्मीदवार का ऑडिशन लेगी। तो पहला टेस्ट क्या है? एक हाई प्रेशर कुकिंग कंपटीशन। लगता है पलक की आत्मा को भी लगता है कि पिंकू के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर ही जाता है। और नतीजे, अरे भाई वो तो बस पूछिए मत। एक डिश एकदम कच्ची है, दूसरी इतनी तीखी कि कोई खा ही नहीं सकता, किसी ने तो रोटी ही जला दी। मतलब ये कुकिंग कंपटीशन कम और कॉमेडी शो ज्यादा लग रहा है। लेकिन इस सब के बीच आखिरकार एक विजेता सामने आती है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन कुक है बल्कि सुंदर भी है। तो भाई पिंकू को अपनी दुल्हन मिल गई है और अब एक बहुत ही अजीब शादी की तैयारी शुरू होती है। पर हम इस हल्की फुल्की दुनिया में ज्यादा देर नहीं रुकते। कहानी हमें फिर से खींचकर रूही की दिल दहला देने वाली सच्चाई के पास ले आती है। रूही अब सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रही है, अग्नि की उस गाड़ी के पीछे जिसमें उसका बेटा है। बीच सड़क पर बदहवास दौड़ती रूही को उसका पति नाहर देख लेता है। वो उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। रोते बिलखते रूही उससे वो सच बताती है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है, कि वो दिव्य बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा रूहान है, जिसे 2 साल पहले उनसे छीन लिया गया था। अब नाहर का पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे यकीन ही नहीं होता। देखिए, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, पर ये कहानी ये तो अविश्वसनीय है। उसे लगता है कि कहीं ये रूही के गम और उसकी प्रेगनेंसी का असर तो नहीं। आखिर 2 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। क्या वो सच में इतनी पक्की हो सकती है?
लेकिन रूही का यकीन अडिग है। वो कहती है, एक माँ को अपने बच्चे को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, बस एहसास ही काफी होता है। ये एक माँ की ममता है जो किसी भी तर्क से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। रूही के इस अटूट विश्वास को देखकर नाहर का सारा शक दूर हो जाता है। अचानक उसे सब कुछ समझ आने लगता है। उसका शक अब गुस्से में बदल चुका है। अग्नि पर गुस्सा और शायद थोड़ा खुद पर भी कि उसने पहले यकीन क्यों नहीं किया। पर अब वो दोनों साथ हैं और बदला लेने के लिए तैयार हैं। और बस यहीं एपिसोड 1 बहुत ही तनाव भरे मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। सच सामने आ चुका है, रूही और नाहर एक साथ हैं। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है और अब हम सब के दिमाग में कुछ बहुत बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, क्या वो किसी को भी अपनी बात का यकीन दिला पाएंगे? सोचिए, माँ धारा एक जानी मानी पूजी जाने वाली हस्ती है और रूही नाहर के पास अपनी इस नामुमकिन सी लगने वाली कहानी के सिवा क्या सबूत है? और अग्नि का क्या? अब जब उसका राज खुल चुका है तो उसका अगला कदम क्या होगा? वो अपने इस तथाकथित दिव्य बच्चे का इस्तेमाल रूही और नाहर को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए कैसे करेगी? और आखिर में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, क्या वो अपने बेटे को बचा पाएंगे? क्या वो उसे हमेशा के लिए खोने से पहले उस तक पहुंच पाएंगे? वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और हर एक पल कीमती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल। अब मैं आज बात करूंगा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आप उनका नाम तो सुने ही होंगे, राघव चड्ढा जी, जो आम आदमी पार्टी से नेता हैं राज्यसभा में, जो कि पंजाब से सबसे युवा नेता चुने गए थे। आप वाला नेता, उन्हें सबसे हैंडसम आप वाला नेता लोग उसे जानते हैं, प्रणीति का पति के भी नाम से लोग जानते हैं। लेकिन सोचो, 22 साल की उम्र में चार्टर अकाउंटेंट बन गया ये बंदा। डिलॉइट और ग्रैंड थॉर्टन में अच्छी जॉब, लंदन से डिग्री ली और सब छोड़ के पॉलिटिक्स में कूद गया। आज पंजाब से सबसे यंग राज्यसभा एमपी हैं। लेकिन अभी अप्रैल में 2026 में उनकी अपनी पार्टी ने ही उनको डिप्टी लीडर की पद से हटा दिया। दोस्तों, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे सीए वाला दिमाग पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, या पार्टी के अंदर कोई पानी फेरने का काम कर रहा था, आज इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सच में आपको बताऊंगा दोस्तों कि फैक्ट और एनालिसिस के साथ वो बातें जो टीवी पे बहुत ही कम दिखाई जाती हैं। वीडियो लास्ट तक देखो, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो और चलो शुरू करते हैं। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली। पापा सुनील एक लॉयर थे और मम्मी घर संभालती थी। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। ऐसा बंदा जो बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। स्कूल मॉडर्न स्कूल से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर आया ट्विस्ट, सिर्फ 22 साल की उम्र में सीए क्लियर किया। और बहुत कम लोग इतनी जल्दी सीए क्लियर कर पाते हैं। सीधा डियोलाइट और ग्रैंड थॉर्टन में जॉब लग गई। सबसे ऊपर वाला टैक्स ब्रैकेट में था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ली। कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छी सैलरी थी, फॉरेन ट्रिप। लेकिन अन्ना हजारे के मोमेंट से इंस्पायर होकर के पॉलिटिक्स में आ गए। फैमिली ने भी सपोर्ट किया। ये बात कम लोग जानते हैं कि ये बंदा मेरिट से टॉप पर पहुंचा है। इसके फैमिली में, इसके घर में कोई बाप दादा कोई भी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ था। 2012 में
सिर्फ 24 साल की उम्र में ये बंदा दिल्ली में केजरीवाल ने इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा, दिल्ली का लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने का काम। आपके शुरू से ही यानी कि आम आदमी पार्टी के क्रिएशन के साथ ही ये आप आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा। 2015 में दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद 26 साल की उम्र में नेशनल ट्रेजरर बन गया, पार्टी का पूरा हिसाब किताब संभाला अपने हाथ में लिया। 2020 में राजेंद्र नगर से एमएलए बन गया, 57% वोट से जीता। फिर दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। यहां उसका सीए वाला दिमाग काम कर गया। सुबह 4 बजे रिजर्वायर चेक करने निकल जाता था, सुपरवाइजर सरप्राइज रेड मारता था, मोबाइल ऐप से मीटर की रीडिंग और फ्री पानी जो साफ करने पे फोकस किया। सबसे बड़ा ट्विस्ट 2022 में आया, पंजाब का कोई इंचार्ज बना, कोई लोकल लड़का नहीं था, दिल्ली का था। फिर भी इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि आम आदमी पार्टी ने 117 सीट में से 92 सीट जीत ली और पूरा पंजाब हिला दिया। उसके बाद पंजाब से राज्यसभा एमपी बन गया। उम्र सिर्फ 33 साल थी। ये बात पंजाब कम जानती है, आम पब्लिक बहुत लोग कम लोग जानते हैं कि बिना किसी लोकल बेस का ये पंजाब जितवाने की जो स्ट्रेटजी रही, इस लड़के के अंदर दम थी। दिल्ली जल बोर्ड में काम मिक्स्ड रहा। अच्छी बात यह है कि करप्शन पे लगाम लगाई और ट्रांसपेरेंसी लाया, लेकिन पानी की प्रॉब्लम अभी भी है। सच ये है कि अभी भी दिल्ली का पानी का मसला बहुत बड़ा है। यमुना गंदी और पानी कम, एक अकेला कर लेगा। फिर भी इसने कोशिश की। और बात से बता दें कि राज्यसभा में फाइनेंस कमेटी में था, एयरपोर्ट के खाने का दाम, गिग वर्कर्स के हक की लड़ाई, बाप बनने वालों को छुट्टी की बात, ये सब मुद्दे उठाए। क्रिप्टो को लीगल बनाने की भी बात की थी। देखो, नॉर्मल नेता तो सिर्फ भाषा मारते हैं, भाषण देते हैं, जिस हिसाब से बोलने के लिए कहते हो बोलते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने सीए बैकग्राउंड का होने के साथ साथ वह डाटा के साथ बात करता है। जो भी डेटा है, पॉलिटिकल्स डेटा ग्राफ्स के साथ बात करता है। इनकी जो पर्सनल बात मैं बताऊं कि सितंबर 2023 में परिणीति चोपड़ा से शादी हुई और अक्टूबर 2025 में बात नीर हुआ। खुद बोला था कि पहला वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज नहीं थी और परिणीति ने सिखाया। एक छुपा हुआ सच, 2024 में लंदन में आंखों की बड़ी सर्जरी हुई, रेटिना होल था, अंधे होने का खतरा बहुत ज्यादा था। कम लोग जानते हैं, कम लोगों को पता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी ने राघव को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पोस्ट से हटा दिया और अशोक मित्तल को दे दिया। पार्टी बोल रही है नॉर्मल डिसीजन है, लेकिन अंदर से बात निकल के आ रही है कि केजरीवाल अरेस्ट पे चुप रहना, पार्टी इवेंट से दूर रहना और अपनी स्टाइल से मुद्दे उठाने की वजह से इनको पार्टी से डिप्टी लीडर पद से हटाया गया। राघव ने 2 घंटे 40 मिनट के वीडियो डाल के जवाब दिया और बोला, मुझे चुन करने की कोशिश की गई है, चुप करवाने की कोशिश की गई है। सच ये है कि पार्टी में भी लॉयल्टी चाहिए होती है। राघव थोड़ा इंडिपेंडेंट सोचता है, लेकिन साइड कर दिया गया। अब फ्यूचर में क्या होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, राघव चड्ढा की स्टोरी सिखाती है कि कॉरपोरेट की अच्छी लाइफ छोड़कर भी पब्लिक सर्विस में आया जा सकता है और अपनी स्किल को सही जगह यूज करो और मुश्किलों को फेस करो और एक अच्छा पोजीशन भी अचीव किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, राघव स्ट्रांग आएगा या रिफ्ट और बड़ा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाना अरविंद केजरीवाल को क्या कोई भारी नुकसान दे सकता है? अगर आप सोचते हैं कि राघव चड्ढा एक अच्छा नेता है तो उन्हें और किस मुद्दे पे बोलना चाहिए? राघव चड्ढा एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मास्टरमाइंड व्यक्ति जो डाटा के साथ बात करता है। अगर हम बात करें कि डाटा की, तो वह एक सीए बैकग्राउंड से व्यक्ति है जो कि
एमपी है और एक अच्छा मुद्दा उठाता है देश के पब्लिक के लिए, जनता के लिए, जिससे बहुत सारे एक्शन भी हुए हैं। राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए मुद्दा उठाया था जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा और उस पर सरकार ने कानून भी लाया। ठीक ऐसे ही राघव चड्ढा ने ये जो सिम होता है बात इनकमिंग कॉल के लिए, जो डायरेक्ट इनसे मांगा जाता है पैसा आम जनता से, ये जो सिम नेटवर्क कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन ये जो है कि अनवांटेड पैसा वसूली जो कर रही हैं, इस पे भी राघव चड्ढा ने बात किया। तो राघव चड्ढा डेफिनेटली एक अच्छा नेता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैक्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट बताएं कि और हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो देखना आपको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।